अभी तक हमने टोटल है वो 3 टॉपिक है वो पढ़ लिए हैं, जिसमें पहला टॉपिक था पदार्थों के गुण, दूसरा टॉपिक था पदार्थ की अवस्थाएं, और तीसरा जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था गैसीय नियम। ये 3 टॉपिक है वो हमने पढ़ लिए। पदार्थ की अवस्थाओं में हमने पढ़ा था कि पदार्थ की टोटल अवस्थाएं कितनी होती है। तो पदार्थ की टोटल अवस्थाएं होती है 5, और वो कौन कौन सी है। तो पहली अवस्था है वो है ठोस, दूसरी अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था है द्रव, और तीसरी अवस्था कौन सी है, गैस। ये 3 मुख्य अवस्थाएं थी, और इन मुख्य अवस्थाओं के अलावा चौथी अवस्था थी, उस चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा, और जो 5वीं अवस्था थी उस 5वीं अवस्था का नाम है BEC। हमने बात की थी जब ठोस है उस ठोस के कणों को गर्म किया जाता है तो उन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनके बीच का अंतराणु बल कम हो जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आप बर्फ़ है उसको गर्म करोगे तो वो पानी में बदल जाएगी, और अगर पानी को गर्म किया जाता है तो वो किस में बदल जाता है, वो गैस में बदल जाता है। यानी कि द्रव है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। गैस है अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो भी आयनित होकर किस में बदल जाती है, प्लाज्मा। इसका मतलब है कि पदार्थ की अवस्थाएं आपस में बदल सकती है, परिवर्तित हो सकती है, और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक की बात करेंगे, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठोस से द्रव में कैसे परिवर्तित होती है, उसको क्या कहा जाता है, द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की ठोस, गैस और द्रव अवस्थाएं आपस में परिवर्तनशील होती है। पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं आपस में बदल सकती है। जैसे पानी है वो किस अवस्था में पाया जाता है, नॉर्मली पानी है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जब इसको फ्रीजर में रख देते हैं तो ये बर्फ में यानी कि ठोस में बदल जाता है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। अर्थात पानी है वो तीनों अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई ठोस पदार्थ है उस ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, और गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। ठोस पदार्थ अगर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। जैसे बर्फ का गलना मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तित होना। तो किसी भी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। जैसे बर्फ का पिघलना या बर्फ का गलना। अब ये गलन क्यों होता है, क्योंकि ठोस के कण जो कि पास पास स्थित होते हैं, जब इनको ऊष्मा प्रदान की जाती है, ऊष्मा प्रदान करने पर, तापमान बढ़ाने पर, ऊष्मा प्रदान करने पर ये कण हैं वो तेजी से कंपन करने लग जाते हैं। वैसे ही हमने कहा था कि ठोस के कण हैं वो अपनी जगह पर कंपन करते रहते हैं, और जब इनको अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान की जाती है तो इनका कंपन है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण इनके बीच का अंतराणुक बल है वो क्या हो जाता है, कम। अंतराणुक बल कम हो जाता है तो ठोस के कण है वो दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ठोस का तापमान बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा दी गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल, जिसको हमने अंतराणुक बल कहा था, उसको कम कर देती है, और जिससे कणों के बीच की दूरी है वो बढ़ जाती है। ठोस अवस्था की अपेक्षा थोड़ी अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, और जैसे ठोस किस में बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। अब देखो, अगर अपने पास कोई बर्फ़ है और बर्फ़ को हमें कन्वर्ट करना है, अपने पास बर्फ़ है और इस बर्फ़ को कन्वर्ट करना है पानी में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बर्फ़ को फ्रीजर से बाहर निकाल के रख देना पड़ेगा, और बर्फ़ को फ्रीजर से बाहर निकाल के रखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पानी में बर्फ़ कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर अपने पास लोहा है और इस लोहे को कन्वर्ट करना है, ये लोहा ठोस है और इसको हम किस में कन्वर्ट करना है, गलित अवस्था में कन्वर्ट करना है, गलित लोहे में कन्वर्ट करना है, तब क्या करना पड़ेगा, इसको बहुत ही ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पदार्थ के लिए ठोस से द्रव में बदलने के लिए अलग अलग तापमान की आवश्यकता होती है, और वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ
द्रव अवस्था में बदल जाता है उस न्यूनतम तापमान को क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। गलनांक वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई ठोस है वो ठोस किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो जिस पर कोई ठोस है वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, उस न्यूनतम तापमान को हम क्या कहते हैं? गलनांक। और बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन। ये बर्फ का गलनांक होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन। किसी भी ठोस पदार्थ का जो गलनांक होगा वो उसके बीच के अंतराणुक बल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अंतराणुक बल होगा उतना ही उसका गलनांक ज्यादा होगा। यानी कि अंतराणुक बल, ठोस के कण हैं, इन कणों के बीच में अंतराणुक बल जितना ज्यादा होगा, इन कणों को अलग अलग करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा तापमान देना पड़ेगा। यानी कि जिसका गलनांक ज्यादा है इसका मतलब है कि उसके कणों के बीच अंतराणुक बल ज्यादा है। तो किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। अर्थात ठोस का गलनांक अधिक होने पर ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल भी क्या होता है? अधिक होता है। और सर्वाधिक गलनांक किसका है? तो सर्वाधिक गलनांक है टंगस्टन का। कितना है? 3422 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आ जाता है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो अगर मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम, मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम बर्फ है और इस 1 किलोग्राम बर्फ को आपको बदलना है पानी के अंदर। यानी कि आपके पास है तो ठोस और उस ठोस को आपको किस में बदलना है? द्रव में। कितना है? 1 किलोग्राम। और इसके लिए आपने वायुमंडलीय दाब कितना रखा है? तो वो है 760 mm, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब है। उस पर 1 किलोग्राम बर्फ है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? पानी में। और इसके लिए आप इसको जितनी मात्रा में ऊष्मा प्रदान करोगे, जितनी आप ऊष्मा दोगे, उस ऊष्मा के मान को हम कहेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस, कोई भी 1 किलोग्राम ठोस है, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? गलन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से क्या होती है? अधिक। क्योंकि जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव की गतिज ऊर्जा ठोस से क्या होती है? अधिक होती है। 0 डिग्री पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक और सोडा मिलाने पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। जब आप बर्फ है आपके पास और बर्फ के अंदर आप है वो नमक और सोडा मिला देते हैं, तो नमक और सोडा मिलाने पर इसका गलनांक 0 डिग्री से कम हो जाता है। और कितना हो जाता है? -22 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पहले ये 0 डिग्री तापमान पर बर्फ है वो लिक्विड में यानी कि द्रव में बदल रही थी, पानी में बदल रही थी। अब ये -22 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलेगी। और जब आपने नमक और सोडा मिला दिया बर्फ में तो आपके जो मिश्रण प्राप्त हुआ है उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? हिमकारी मिश्रण कहा जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। गुप्त ऊष्मा का अगर ऐसा ही मात्रक पूछ लिया जाए तो गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। अभी हमने पढ़ा कि ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। अगर द्रव है उसको आप ठंडा कर दें और ठंडा कर कर आप है वो उसको ठोस में परिवर्तित कर दें, यानी पानी है और पानी को फ्रीजर में रख दोगे तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को, इस प्रावस्था को हम क्या कहेंगे? हिमन या पिंडन। तो हिमन किसे कहा जाता है? द्रव पदार्थ का ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाएगा? हिमन कहलाएगा। जैसे पानी का बर्फ में जमना। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए? तापमान चाहिए। जैसे आप पानी है तो पानी बाहर पड़ा हुआ ठोस में बदलेगा नहीं, बर्फ में नहीं बदलेगा। जब उसको फ्रीजर में रखेंगे यानी कि एक फिक्स तापमान पर रखेंगे तभी वो द्रव ठोस में कन्वर्ट होगा, परिवर्तित होगा। और उस तापमान को यानी कि वह न्यूनतम तापमान
जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है उस न्यूनतम तापमान को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। और बर्फ के लिए, पानी के लिए हिमांक कितना होता है? पानी के लिए हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है वो द्रव से बर्फ में ठोस अवस्था में बदल जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री पर ही बर्फ है वो पानी में बदल रही है और 0 डिग्री पर ही पानी बर्फ में बदल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हिमांक और गलनांक वास्तविक रूप से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब अगर आप द्रवीय पदार्थ है और इस द्रव पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो इसके कणों के मध्य भी दूरी बढ़ जाएगी और दूरी बढ़ जाएगी तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव पदार्थ का गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। तो वाष्पन क्या है? द्रव पदार्थ का गैस अवस्था में बदलना। जैसे पानी का किस में बदलना? भाप में बदलना। द्रव पदार्थ अगर गैस अवस्था में बदल रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वाष्पन कहेंगे। जब किसी द्रव को आप गैस अवस्था में बदलने के लिए गर्म करते हो, गर्म करते हो, तब एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये द्रव है ये उबलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप पानी को गर्म करते हो और पानी को गर्म करने पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि पानी ऐसे उबलना प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद आप भले ही कितना ही तापमान बढ़ा दो, ये जो पानी है इस ज़्यादा तापमान को ग्रहण नहीं करेगा और ये किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा? तेज़ी से गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। और वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ हो जाता है उस तापमान को क्या कहा जाता है? क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक वह न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि तेजी से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पानी को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे तो वो उबलना प्रारंभ हो जाएगा। उबलना प्रारंभ हो गया, इसका मतलब है कि इससे ज़्यादा पानी अब तापमान को ग्रहण नहीं करेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना ग्रहण करेगा? तो वो करेगा 100 डिग्री सेल्सियस। या फिर इसको जब केल्विन में बदलेंगे तो हम कहेंगे 373 केल्विन या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हम किसी सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसके साथ कितना जोड़ा जाता है? तो उसके साथ 273 जोड़ा जाता है। सेल्सियस के साथ जब 273 जोड़ दिया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केल्विन में। अशुद्धियों की उपस्थिति में क्वथनांक बढ़ जाता है जबकि हिमांक घट जाता है। जब किसी भी द्रव पदार्थ है, उस द्रव पदार्थ के साथ अशुद्धियाँ मौजूद है, तब उसका क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तथा दाब कम होने पर क्वथनांक भी कम हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दाब और क्वथनांक है वो एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। इतना ज़्यादा दाब होगा उसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। क्वथनांक ज़्यादा का मतलब है कि मान लीजिए आप पानी को अभी उबाल रहे हैं तो ये पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ हो जाता है। ये पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ हो जाता है। अब अगर इसके ऊपर आप दाब लगा देते, दाब बढ़ा देते, दाब बढ़ाने पर पहले ये पानी सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ही ग्रहण कर रहा था। दाब बढ़ाने पर इसका क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया? 125 डिग्री सेल्सियस। कितना क्वथनांक हो गया? 125 डिग्री सेल्सियस। यानी कि पहले वही जल है वो मैक्सिमम तापमान कितना ग्रहण कर रहा था? 100 डिग्री। वही जल है वो मैक्सिमम कितना टेम्परेचर ग्रहण करेगा? 125 डिग्री सेल्सियस। और जब दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है तो इस पानी के अंदर मान लीजिए कोई भी सब्जी वगैरह पका रहे हैं तो वो सब्जी भी जल्दी पकेगी। क्यों? क्योंकि तापमान ज़्यादा ग्रहण करेगा। इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है तथा पहाड़ों पर खाना धीरे पकता है। प्रेशर कुकर में दाब ज़्यादा होता है, दाब ज़्यादा होने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, और पहाड़ों पर दाब कम होता है तो क्वथनांक वहाँ पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट आ जाती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। आपके पास 1 किलोग्राम पानी है, और इस पानी को आपको बदलना है किसमें?
भाप में बदलना है। 1 किलोग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए आप इसको जितनी ऊष्मा दोगे उस ऊष्मा को क्या कहा जाता है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। किसी भी 1 किलोग्राम द्रव को एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसे क्या कहा जाता है? वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। द्रव की अपेक्षा भाप से जलने पर, एक गर्म पानी है उसके अंदर आप अंगुली डुबोगे और आपका हाथ जल गया है, और दूसरा आपका हाथ भाप से जल गया, तो दर्द ज़्यादा किससे होगा? भाप से जलने पर दर्द अधिक होता है। क्यों? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। नेक्स्ट आ जाता है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहेंगे? आपके पास 1 किलोग्राम कोई भी पदार्थ है, 1 किलोग्राम कोई भी पदार्थ है। हमारे ज़्यादातर एग्जाम्पल हम पानी का ही ले रहे हैं, तो यहाँ भी हम पानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 किलोग्राम आपके पास पानी है और उस पानी का अभी तापमान कितना है? तो अभी तापमान आपका उसका है 25 डिग्री सेल्सियस। आपको इसी 1 किलोग्राम पानी का तापमान है वो बदलना है 25 डिग्री से, कितना बढ़ाना है? 26 डिग्री करना, यानी कि बढ़ाना कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है। इसके लिए आप जितनी इसको ऊष्मा प्रदान करेंगे उसी ऊष्मा को क्या कहा जाएगा? उसी ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाएगा। अब पानी के लिए तो आपके अलग ऊष्मा देनी पड़ेगी, और इसी तरह अगर आपके पास 1 किलोग्राम लोहा है तो 1 किलोग्राम लोहे का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको ऊष्मा अलग देनी पड़ेगी, यानी कि अलग अलग पदार्थों के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान अलग अलग होता है। किसी भी पदार्थ के 1 किलोग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अभी हमने पढ़ा था कि ठोस से द्रव में कन्वर्ट होना कहलाता है गलन, द्रव से गैस में कन्वर्ट होना कहलाता है वाष्पन। अगर हम गैस को ठंडा कर दे तो गैस वापस द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। गैस को ठंडा करने पर गैसीय पदार्थ है वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को संघनन कहा जाता है। संघनन का आप दैनिक जीवन में भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे एक ठंडे पानी से भरी हुई ग्लास है या ठंडे पानी से भरी हुई बोतल है, तो उसके बाहर की तरफ पानी की बूंदें जम जाती हैं। वो पानी की बूंदें कहाँ आती है? कि वायुमंडल में गैसीय रूप में जो पानी मौजूद है वो ठंडा होकर इस बोतल के चारों ओर जम जाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन। किसी गैसीय पदार्थ का ठंडे होकर द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। बारिश मुख्यतः इसी प्रक्रिया द्वारा होती है। बारिश है वो संघनन प्रक्रिया द्वारा ही होती है। नेक्स्ट आ जाता है ऊर्ध्वपातन। हाँ, गैस ठोस को गर्म करने पर, ठोस है उसको गर्म करने पर वो कन्वर्ट होता है द्रव में, द्रव को गर्म करने पर वो कन्वर्ट होता है गैस में। लेकिन अगर किसी ठोस को आप गर्म कर रहे हैं, ठोस बिना द्रव अवस्था में बदले ही सीधे ही किस में बदल जाए? गैस में, यानी कि द्रव में बदले ही नहीं और सीधे ही डायरेक्ट बदल जाए वो गैस में, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। पूछा जाता है ऊर्ध्वपातन किन किन पदार्थों में पाया जाता है? कपूर, नेफ्थलीन, नौशादर, आयोडीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ये बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही किस में बदल जाएगी? गैस में। कपूर को गर्म करोगे, कपूर ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाएगा? गैस में। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, क्योंकि ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाएगी? गैस में। द्रव अवस्था में आएगी नहीं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ भी कहा
जाता है। तो पदार्थ के इन्हीं अवस्था परिवर्तन को हम इस फ्लो चार्ट में भी देख लेते हैं कि कोई ठोस पदार्थ है तो वो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में बदल रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है गलन। के लिए जो तापमान होता है उस तापमान को कहा जाता है गलनांक। द्रव को वापस ठंडा करने पर वह किसमें परिवर्तित हो जाता है? वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है हिमन या फिर पिंडन। यदि द्रव पदार्थ है इसको गर्म किया जाता है तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। और एक ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना प्रारंभ हो जाता है उस तापमान को क्या कहा जाता है? तो उस तापमान को कहा जाता है क्वथनांक। अगर किसी गैसीय पदार्थ है उसको ठंडा किया जाता है तो ठंडा होकर वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। यदि कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और यदि कोई गैसीय पदार्थ है वो बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है तो कुछ बुक्स इसको ऊर्ध्वपातन भी लिखती है, लेकिन इसको कहा क्या जाता है? तो इसको कहा जाता है निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब है कि यदि कोई गैसीय पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट बदल जाए ठोस में, अब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निक्षेपण कहा जाता है। यदि गैस पदार्थ है इसमें विद्युत विसर्जन करोगे तो विद्युत विसर्जन करने पर यह किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? तो ये प्लाज्मा कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लाज्मा अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस परिवर्तन को हम नाम देंगे आयनीकरण। इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इस परिवर्तन को कहा जाता है आयनीकरण। और यदि प्लाज्मा अवस्था है उसको वापस आप ठंडा करेंगे तो वो किस में बदल जाएगी? गैस में बदल जाएगी। प्लाज्मा अवस्था का वापस गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विआयनीकरण। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विआयनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप जल को तापमान दोगे तो 100 डिग्री पर ये किस में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा? वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा तेजी से और उबलना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस है ये जल का क्या है? क्वथनांक। लेकिन अगर जल है वो इस क्वथनांक यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भी, रूम के तापमान पर भी रख दिया है तब भी अगर ये वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। जैसे आपने एक ग्लास के अंदर पानी भर के रख दिया है, आप 10-15 दिन वापस आके देखोगे तो वो ग्लास एकदम सूखा मिलेगा, पानी सारा का सारा उड़ जाएगा, वो वाष्प में बदल जाएगा और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? वाष्पीकरण। तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पहले वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होंगे? तो पहला आ जाएगा सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल, वाष्पीकरण होने वाली सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण भी उतना अधिक होगा। जैसे आप है वो एक ग्लास के अंदर पानी भर के रख रहे हैं और एक आप है वो भगोने के अंदर पानी भर के रख रहे हैं, तो ज़्यादा जल्दी वाष्पित किस में से होगा? भगोने में से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाष्पित करने के लिए सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और यहाँ सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? कम। दूसरा आ जाता है तापमान। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण है वो बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा तापमान होगा उतना ही जो द्रव है वो वाष्प में जल्दी परिवर्तित होगा। नेक्स्ट आ जाता है आर्द्रता। आर्द्रता मतलब जो वायुमंडल में उपस्थित जल के कण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। तो वायु में नमी या आर्द्रता जितनी अधिक होगी वाष्पीकरण उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो नमी बढ़ने पर, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण है वो क्या हो जाता है? कम। फिर आ जाती है वायु की गति। वायु की गति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वाष्पीकरण है वो ज़्यादा होगा। यानी कि गति बढ़ने पर वाष्पीकरण है भी बढ़ जाता है। आप एक कमीज, पानी से भीगी हुई कमीज है उसको पंखे के नीचे सुखा दोगे तो वो जल्दी सूखेगी। क्यों सूखेगी? क्योंकि वायु की गति वहाँ पर क्या होती है? तेज होती है। तो ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले क्या हो गए? कारक हो गए। वाष्पीकरण का दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ है? तो जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा वहाँ पर क्या आती है? शीतलता। क्यों आती है? कि जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए पानी के कण हैं,
ये पानी के कण क्या करेंगे, वायुमंडल के अंदर की जो यहाँ अड़ोस पड़ोस की जो ऊष्मा है उसको ग्रहण करेंगे। ऊष्मा को ग्रहण करके ये क्या हो जाएंगे, वाष्पित। अब जब इन्होंने यहाँ की ऊष्मा को ग्रहण कर लिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ठंडक आ जाएगी। तो वाष्पीकरण के कारण क्या आती है, शीतलता आती है, जिसके कारण घड़े में पानी है वो ठंडा हो जाता है। घड़े में के अंदर या मटके के अंदर बहुत सारे छेद होते हैं, उन छेदों से पानी है वो बाहर आता है। बाहर आकर वो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाता है, और वाष्पीकृत हो जाता है तो वहाँ पर क्या आ जाती है, ठंडक हो जाती है, और पानी अंदर का क्या हो जाता है, ठंडा। और सेम पसीने में भी होता है, पसीना आने पर ठंडक महसूस होती है, क्योंकि पसीना आने पर ये जल है वो पानी है वो अपने बॉडी से ऊष्मा को ग्रहण करेगा और वाष्पित हो जाएगा, जिसके कारण बॉडी का तापमान क्या हो जाएगा, कम। एसीटोन एक द्रव है जो कि यूज किया जाता है नाखूनों की पॉलिश हटाने के लिए, और पेट्रोल को हथेली में रखने से ये क्या हो जाते हैं, वाष्पित। और जब ये वाष्पित हो जाते हैं तो हथेली में क्या आ जाती है, शीतलता आ जाती है। गर्मियों में कहा जाता है गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े पसीने को ज़्यादा अवशोषित करके वाष्पीकृत करेंगे, जिसके कारण अपना शरीर क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। यदि वायुमंडल में आर्द्रता या नमी है वो 100% हो जाए, यानी कि पानी है वो 100% हो जाए, तो वाष्पीकरण है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक क्वेश्चन आया था कि यदि वायुमंडल में आर्द्रता है वो 100% हो जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, तो वाष्पीकरण बिल्कुल भी नहीं होगा। है जल का असामान्य व्यवहार। जल का असामान्य व्यवहार क्या है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी किन्हीं पदार्थों हैं उनको गर्म किया जाता है, द्रवों को गर्म किया जाता है, तब उनके आयतन में क्या होती है, वृद्धि। पदार्थों को गर्म किया जाता है और उनके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन जल के मामले में थोड़ा गड़बड़ होता है। जल एक असाधारण गुणों वाला द्रव है। साधारणतया तापमान में वृद्धि के साथ पदार्थों के आयतन में क्या होती है, वृद्धि। एक ठोस पदार्थ है तो उसके कण पास पास स्थित है। अब जब इस ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर इसके कण है वो दूर दूर चले जाते हैं। दूर दूर चले जाने के कारण इसके आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि। पहले ये इसका आयतन इतना था तो अब ये आयतन है वो बढ़ गया, यानी कि आयतन में वृद्धि होती है। लेकिन जल इसका क्या है, अपवाद। जल को गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल है वो बर्फ के रूप में पाया जाता है। जब इस बर्फ को गर्म किया जाता है तो तापमान बढ़ने पर बर्फ जल में बदलने लगती है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है, जिसके चलते इसके घनत्व में क्या हो जाती है, वृद्धि। पानी है, इस पानी को गर्म कर रहे हो, यानी कि आपके पास बर्फ है। अभी आपके पास क्या है, तो अभी आपके पास बर्फ है, और ये बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है। इसको गर्म कर रहे हो तो 0 से इसका तापमान कितने डिग्री पर आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो ये किस में बर्फ़ कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये बर्फ़ है वो पानी में बदल जाएगी। अभी इसको और गर्म करोगे आप, 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये पानी है वो किस में बदल जाएगा, तो ये पानी है वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक ले जाने में बर्फ़ का वैसे तो आयतन बढ़ना चाहिए, लेकिन पानी के मामले में उल्टा होता है कि इसका आयतन घट जाता है, और आयतन घट जाता है और तो आयतन और घनत्व एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हमने पहले ही पढ़ रखा है कि घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है एकांक आयतन में किसी पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि हम कह सकते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन ये क्या होता है, तो ये घनत्व होता है। इसका मतलब है कि आयतन और घनत्व एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आयतन जितना ज़्यादा होगा घनत्व उतना ही कम होगा, और आयतन जितना कम होगा घनत्व उतना ही ज़्यादा। तो बर्फ़ 0 डिग्री से 4 डिग्री पर आएगी तब इसका आयतन कम होगा, और आयतन कम होगा तो इसका घनत्व है वो बढ़ जाएगा। लेकिन जब 4 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करते हैं पानी को, तब पानी का आयतन है वो वापस बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ जाता है तो उसका घनत्व है वो घट जाता है। यानी कि इसके बाद तापमान बढ़ाने पर जल का आयतन बढ़ता है तथा इसका घनत्व है वो क्या हो जाता है,
कम होता है। अब जल है वह ऐसा असामान्य व्यवहार क्यों दर्शाता है? क्योंकि जल में क्या पाए जाते हैं? तो जल में पाए जाते हैं हाइड्रोजन बंध। जल है वो हाइड्रोजन बंध बना देता है और हाइड्रोजन बंध के कारण ही ये असामान्य व्यवहार दर्शाता है। जल होता है H2O के रूप में। H2O जल का फॉर्मूला है। तो ये H2O कुछ इस तरह व्यवस्थित रहते हैं, O के बाद दो, इस साइड में H और इस साइड में क्या रहता है? H। अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करते हैं? अपने जो पड़ोसी ऑक्सीजन होता है, इस पड़ोसी ऑक्सीजन के साथ एक बंध और बना लेते हैं। इसके साथ ये दो हाइड्रोजन तो इस पड़ोसी ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इस हाइड्रोजन ने भी बंध बना दिया। और इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी एक ऑक्सीजन था और इस ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन पहले से जुड़े हुए थे, इसके साथ इस हाइड्रोजन ने बंध बना लिया। इसी बंध को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बंध कहेंगे। और हाइड्रोजन बंध के कारण ही जल ये असामान्य व्यवहार दर्शाता है। तो कुछ जल से संबंधित विशेष तथ्य आ जाते हैं। पहला है जल का, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल का हिमांक और गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन ये जल का हिमांक और गलनांक होता है। जल का क्वथनांक यानी कि जल उबलना कितने डिग्री पर प्रारंभ होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल उबलना प्रारंभ हो जाता है। 0.01 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिसमें जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु कहा जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है वो न्यूनतम होता है और आयतन कैसा होता है? सर्वाधिक। और 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान है जिस पर पानी का घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। ताप घनत्व और आयतन में किस तरह परिवर्तन होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस है, इस 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ रूप में होता है और इस समय इसका घनत्व है वो न्यूनतम होता है और आयतन कैसा होता है? सर्वाधिक। जैसे ही 0 से 4 डिग्री तक पहुंचता है तो पानी का घनत्व है वो बढ़कर सर्वाधिक हो जाता है, जबकि आयतन घटकर न्यूनतम हो जाता है। और 4 डिग्री से 100 डिग्री पर पहुंचने पर पानी का घनत्व है वो वापस न्यूनतम हो जाता है और आयतन कैसा हो जाता है? सर्वाधिक हो जाता है। तो बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ है वो पानी पर तैरती है। जिन वस्तुओं का घनत्व पानी से कम होता है वो पानी पर तैरती रहती है। चूंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए बर्फ है वो पानी पर तैरती है। 0 डिग्री पर बर्फ में होता है और उस समय घनत्व कम होता है। 4 डिग्री पर पानी है तो पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए बर्फ का घनत्व पानी से कम होने के कारण बर्फ पानी पर तैरती रहती है। ये क्वेश्चन सीधे ही पूछा जाता है, तैरती हुई बर्फ का एक कितना भाग पानी से बाहर रहता है? तो तैरती हुई बर्फ का 1/10 भाग पानी से ऊपर उठा हुआ रहता है। जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो उसका आयतन घटकर बढ़ जाता है। पहले घटता है, जब बर्फ को गर्म कर रहे हैं, 0 डिग्री से 4 डिग्री पर रह रहे हैं तो 0 डिग्री पर आयतन सर्वाधिक था और 4 पर कम हुआ तो पहले घटा है, यहाँ पर पहले घट गया और फिर घटकर वापस क्या हो गया? बढ़ गया। तो बर्फ को गर्म करने पर उसका आयतन घटकर बढ़ जाता है। बर्फ को जब गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़कर घट जाता है। घनत्व जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री पर घनत्व कम होता है, 4 पर ज़्यादा, तो पहले घनत्व बढ़ा और फिर वापस घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, ये पहले ही कर चुके हैं। पानी से भरे बर्तन में रखी बर्फ के पूरी तरह से पिघल जाने पर उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। आपके पास पानी से भरा हुई कोई गिलास है और इस गिलास के अंदर पानी कुछ बर्फ की टुकड़े भी है और ये पूरा पानी से भरा हुआ है, तो जब ये बर्फ पिघल जाएगी तब क्या होगा? पानी का स्तर घट जाएगा या पानी का स्तर बढ़ जाएगा या अपरिवर्तित? तो अपरिवर्तित रहेगा। सर्दियों के मौसम में पानी से भरे पाइप फट जाते हैं। क्यों फटते हैं? क्योंकि पानी के बर्फ में जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। पानी है वो जब बर्फ में बदलती है तब उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पानी का आयतन है वो बर्फ से कम होता है तो आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने के कारण जो पाइप है वो फट जाते हैं। बर्फ के पिघलने पर पानी सिकुड़ता है। जब बर्फ पिघलती है तब उसका आयतन कम होता है। आयतन कम होने का मतलब पानी सिकुड़ा है तथा पानी के बर्फ में जमने पर वह फैलता है। और अगर पानी है वो बर्फ में जम रहा है तब उसका आयतन बढ़ता है जिसके कारण वह फैलता है। तो ये हो गई आपके पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन।